अच्छा 10वीं के लिए साइंस का VVI 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मेटी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो जो भी इस बार मेटी का एग्जाम देने वाले हैं वैसे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें हम आप सभी को ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाने वाले हैं जो कि आपके मेटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस चलिए फ्रेंड्स बिना समय गए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपसे बता दें कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दोस्तों पहला क्वेश्चन आप सभी मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वोल्ट कहलाता है, यानी एक जो वोल्ट है वो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है 1 जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी में दिया गया है 1 जूल प्रति कूलम्ब, ऑप्शन सी में दिया गया है कि 1 जूल प्रति एम्पियर और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, अब जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को दूसरा नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इसके लिए भी मिलते हैं हमको 4 ऑप्शन। आपसे बता दें कि श्वसन एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद में आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी विद्युत का सबसे जो अच्छा सुचालक है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी एल। एल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो एल को एल्युमिनियम कहते हैं और एल्युमिनियम विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु होता है। उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन नंबर 4 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। दोस्तों आपसे बता दें कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब वर्ग हो जाएगा। आपके मेट एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्तों की संख्या पूछेगा तो 7 लिखेंगे आप। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप 18, क्योंकि आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं तथा 7 आवर्त होते हैं। उसके बाद में आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन उपधातु है। पहला से मिला गया एफी यानी फेरम यानी लोहा, बी में कॉपर दिया गया, सी में नियॉन दिया गया और डी में दिया गया एसबी यानी सिलिकॉन। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप ऑप्शन डी, क्योंकि सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु होता है। उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन नंबर 6 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि पीतल है। दोस्तों आपसे बता दें कि पीतल एक मिश्र धातु है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप मिश्र धातु, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन नंबर 7 को देख पा रहे हैं कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। दोस्तों आपसे बता दें कि HP सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल का आविष्कार किए थे जिसका नाम पड़ा था पीएच स्केल। उस पर 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं, ठीक है। तो कोई भी विलयन का पीएच मान 1 से लेकर 7 के बीच में होता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। 7 से लेकर 14 के बीच में होता है तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है। अगर 7 रहता है ना तो वह विलयन क्या कहलाता है दोस्तों, उदासीन कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि 7 से जब कम रहेगा तभी तो अम्लीय विलयन कहलाएगा। यानी क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 से कम। उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन नंबर 8 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे 4 कार्बन का नाम दिया गया है जिसमें आप सभी को बताना है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी मीथेन है। दोस्तों आज सभी क्वेश्चन नंबर 9 को मोबाइल स्क्रीन में देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है। यहाँ पे इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे मेटी एग्जाम में भी। और आपसे बता दें कि कूटपाद जो पाया जाता है वो अमीबा में पाया जाता है, क्योंकि कूटपाद के द्वारा ही श्वसन तथा पोषण अमीबा में होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप ऑप्शन सी, यानी अमीबा में कूटपाद पाया जाता है। उसके बाद में आज सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि पृथ्वी पौधों में लैंगिक जनन होता है, यानी पृथ्वी पर जितने भी पौधे पाए जाते हैं ना उन सभी में लैंगिक जनन कहाँ किसके द्वारा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो फूलों द्वारा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप ऑप्शन बी, यानी फूलों द्वारा। उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन नंबर 11 को मोबाइल स्क्रीन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपके मेटी एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके भी एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है, यानी एक ऐसा अंग का नाम बताना है जो मनुष्य में उत्सर्जन का काम करता है।
दोस्तों इसके लिए भी आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चूँकि आप सभी को मालूम होगा कि ब्रिकाणु यानी ब्रिक जिसको नेफ्रॉन भी बोलते हैं, तो ब्रिक एक ऐसा तंत्र है जो मनुष्य में उत्सर्जी अंग का कार्य करता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप ऑप्शन ए यानी ब्रिक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 12 कि शुक्राणु कहाँ बनता है। ये भी आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शुक्राणु कहाँ बनता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला दिया है मूत्राशय, वृषण, गर्भाशय, अंडाशय। तो आपका सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शुक्राणु जो बनता है वो पुरुष में बनता है, और गर्भाशय दिया गया, गर्भाशय और अंडाशय तो स्त्री में होता है। तो 2 ऑप्शन तो हमारा ऐसा ही गलत हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मूत्राशय और ऑप्शन ए में दिया गया वृषण। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप वृषण, चूँकि वृषण के द्वारा ही शुक्राणु का निर्माण होता है। उसके बाद में आज सभी कुछ मैं 13 को मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कुछ मैं 13 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यहाँ पे 4 संसाधन का नाम दिया गया है, जिसमें आप सभी को बताना है कि कौन सा संसाधन है जो प्रकृति द्वारा बनाई गई नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया वायु। तो वायु तो एक प्राकृतिक संसाधन है। बी में दिया गया मृदा यानी मिट्टी। तो मिट्टी भी एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन सी में दिया गया जल। जल यानी पानी। पानी भी एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जीवधारी एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन नहीं है। उसके बाद में आज सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि इंसुलिन की कमी से होता है, यानी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसके लिए भी आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन। तो क्वेश्चन का सही जवाब घेंगा हो जाएगा। यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा, घेंगा हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन के कमी से जो होता है वो घेंघा रोग होता है। उसके बाद में चलिए हम आपसे भी क्वेश्चन नंबर 15 को दिखा देते हैं। है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 मोबाइल स्क्रीन में देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है ना वो काल्पनिक होता है, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी काल्पनिक। उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन नंबर 16 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। मान लेते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे निकट दृष्टि दोष हो गया है, तो उसका इलाज यानी उपचार किया जाएगा। तो किस लेंस के प्रयोग से उसका उपचार किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है यानी उपचार होता है वो अवतल लेंस के द्वारा बने चश्मे के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप ऑप्शन बी, यानी अवतल लेंस। उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन नंबर 17 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। यानी मानव नेत्र यानी मानव का जो आँख होता है ना, मनुष्य का जो भी आँख होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप ऑप्शन ए, यानी उत्तल लेंस। एक स्वस्थ मनुष्य के या कोई भी मनुष्य के जो भी आँख होता है ना उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप ऑप्शन ए। उसके बाद में यहाँ पे अगला सवाल है हमारा कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चूँकि वोल्ट मीटर के द्वारा ही हम परिपथ में विभवांतर का मान मापते हैं, यानी क्वेश्चन का सही जवाब वोल्ट मीटर हो जाएगा। उसके बाद में आज सभी कुछ मनीष को देख पा रहे हैं। कुछ मनीष दिया गया है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। कुछ मनीष का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। आपके मेट्रिक एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि मेट्रिक एग्जाम में बहुत बड़े क्वेश्चन देखने को मिलता है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप क्या चीज़ दोस्तों, श्रेणी क्रम में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 को आप सभी मोबाइल सेक्शन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए जा चुके हैं। क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है ना वो एम्पियर होता है। उसके बाद में आज सभी कुछ मैंने 21 को देख पा रहे हैं कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी वो कौन ऐसा लेंस है जिसके द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिया जा चुका है। और आपसे बता दें कि अवतल एक ऐसा लेंस है जिसके द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप ऑप्शन बी, यानी अवतल लेंस। उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन 22 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 22 दिया गया है कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा, तो ये बनाएगा कॉपर यानी Cu प्लस H2O यानी जल बनाएगा। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मिला है। और आपसे बता दें कि कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस के जब अभिक्रिया कराते हैं
तो ये बनाता है कॉपर और प्लस H2O यानी जल बनाता है। तो यह एक प्रकार का रेडक्स अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप ऑप्शन डी यानी रेडक्स अभिक्रिया। उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन में 23 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में 23 दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। ये भी आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दिया जाएगा आपको मेट्रिक एग्जाम में भी। और क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप ऑप्शन बी यानी वैद्युत संयोजी यौगिक। उसके बाद में हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कि पीतल उदाहरण है, यानी पीतल जो है वो किसका उदाहरण है। तो आप सभी को हम पहले वाले क्वेश्चन में ही बता चुके हैं कि पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो बोला जाएगा कि पीतल किसका उदाहरण है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा कि यह एक प्रकार का मिश्र धातु का उदाहरण है। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन को दिखा देते हैं। ये दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि कार्बन हाइड्रोजन से संजोग कर बनाता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन से जब संजोग करता है तो क्या बनाता है। तो आपसे बता दें कि अब कार्बन और ये हाइड्रोजन से जब संजोग करेगा, ये मिलाएगा तो ये हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप हाइड्रोकार्बन। तो चलिए मैं आप सभी को अगला क्वेश्चन को दिखा देते हैं। ये दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सारणी में जो सबसे प्रथम वर्ग के सदस्य है ना, तो सबसे पहले क्षारीय धातु को रखा गया। ठीक है, तो आपके मेट्रिक एग्जाम में पूछे जाएंगे कि आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य कौन से हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या लिखेंगे आप, क्षारीय धातु, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की गैस की उपस्थिति कितनी है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन मेट्रिक एग्जाम में भी मिलेंगे। और आपसे बता दें कि यह एक ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती आंसर मार के आ जाती हैं। आपको ध्यानपूर्वक सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ना होगा। आपको मेट्रिक एग्जाम में एक ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें लिखा रहता है 0.003%। तो हालांकि तो हमारे द्वारा बनाए गए PDF में तो ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आपको मेट्रिक एग्जाम में अगर ये सवाल पूछे जाते हैं तो अक्सर ये ऑप्शन उसमें देखने को मिलता है। लेकिन जो क्वेश्चन का सही जवाब हमारा होता है वो 0.03 होगा। 0.003 जो है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या मारेंगे आप, 0.03%। अगर CO2 पूछेगा तो 0.03% मारेंगे आप। अगर नाइट्रोजन पूछेगा तो कितना सही जवाब मारिएगा आप, 78% मारेंगे आप। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि NaOH है। दोस्तों आपसे बता दें कि NaOH को हम कहते हैं, Na का मतलब होता है सोडियम और OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, यानी NaOH को हम पूरा नाम बोलेंगे ना तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आप सभी को बता दें कि कोई भी ऐसा तत्व है जिसमें OH मिला होगा यानी हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा ना, तो हमेशा सभी तत्व क्या हो जाएगा, क्षारीय तत्व हो जाएगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे ऑप्शन बी, यानी यह एक प्रकार का क्षार है। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन को दिखा देते हैं। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी मोबाइल के स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्सीजन है। आप सभी को भी मालूम होगा कि ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप, यह एक प्रकार का हार्मोन है। उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन नंबर 5 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि मानव में मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ पे मादा और नर की बात किया गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है अंडाशय, अंडाशय एक प्रकार का मादा जननांग है। बी में दिया गया गर्भाशय, गर्भाशय भी एक मादा जननांग है। सी में दिया गया शुक्रवाहिका, और आप सभी को मालूम होगा कि शुक्रवाहिका जो पाया जाता है ना वो पुरुष में पाया जाता है, और पुरुष को क्या कहते हैं, नर कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप ऑप्शन सी यानी शुक्रवाहिका। उसके बाद में काफ़ी सिंपल अगला सवाल है हमारा कि परागकोश में होते हैं। दोस्तों आपसे बता दें कि परागकोश में जो होते हैं वो पराग कण होते हैं, यानी आपका क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। परागकोश में क्या होते हैं, तो पराग कण क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप। उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन नंबर 7 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिया जा चुका है। दोस्तों मैट्रिक एग्जाम में भी इसी तरीके से 4 ऑप्शन देखने को मिलता है बार बार। जब हालांकि तो ये क्वेश्चन बहुत बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, या इस प्रकार से भी बोला जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो अगर आपको एग्जाम में एक ऑप्शन मिलता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी में मिलेगा क्लोरोफिल या हरित लवक, सी में मिलेगा सौर प्रकाश। तो यहाँ पे सौर प्रकाश नहीं बल्कि आपको एग्जाम में मिलेगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, और ऑप्शन डी में मिलेगा इनमें से सभी। तो आप सभी को बता दें
कि प्रकाश संश्लेषण के लिए या स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश सभी आवश्यक है। यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन को दिखा देते हैं। ये दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। मेट्रिक एग्जाम में ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि मनुष्य के शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। और आपसे बता दें क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, यानी लीवर। कई बार ऐसा होता है कि लीवर आपको ऑप्शन में देखने को नहीं मिलता है ना, तो वैसे परिस्थिति में आपको क्या मिलेगा दोस्तों, यकृत मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए क्या मिलेगा, यकृत मिलेगा, क्योंकि यकृत को ही लीवर कहा जाता है। उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन नंबर 9 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि पादप हार्मोन का उदाहरण है। यहाँ पे 4 हार्मोन दिया गया है, इसमें से आप सभी को बताना है कि कौन ऐसा हार्मोन है जो पादप हार्मोन है। आपसे बता दें ऑक्सीजन एक ऐसा हार्मोन है जो पादप हार्मोन की श्रेणी में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। है दोस्तों उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन नंबर 10 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किसके द्वारा की जाती है। आपके लिए भी एक 4 ऑप्शन दिया गया है कि वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपसे बता दें कि विद्युत धारा में विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा का जो मान मापा जाता है ना वो एमीटर के द्वारा मापा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी एमीटर। अगर विभवांतर मापने की बात करेगा तो विभवांतर पूछेगा तो आप वोल्टमीटर लिखेंगे आप। अगर आपसे पूछेगा कि विद्युत धारा का मान मापने वाली बात तो ई मीटर क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप। उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन नंबर 11 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप ऑप्शन बी, यानी अवतल दर्पण। चूंकि अवतल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है ना वो सामान्यतः दाढ़ी बनाने में किया जाता है। उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन 12 को देख पा रहे हैं कि इस उपकरण में धन यानी प्लस, ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। यानी कौन ऐसा उपकरण है जिसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो वह जो उपकरण है वो कुंडली है, क्योंकि कुंडली में ना ही प्लस का चिन्ह होता है और ना ही माइनस का चिन्ह होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंडली। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन को दिखा देते हैं। ये दोस्तों अगला सवाल है हमारा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। आप सभी को भी मालूम होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप ऑप्शन डी, यानी उत्तल लेंस। तो चलिए हम आप सभी को क्वेश्चन नंबर 14 को दिखा देते हैं। हे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मिट्टी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है ये कि नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या कई बार जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, और कई बार प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बोला जाता है। तो संगमरमर का बहुत बार पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा सवाल पूछा गया है कि नीला थोथा जिसको तूतिया बोलते हैं, तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी CuSO4 इंटू 5H2O, यानी कॉपर सल्फेट इंटू 5H2, यानी कॉपर सल्फेट 4 को होगा और 5 को जल होगा, उसे हम नीला थोथा रासायनिक का सूत्र बोल सकते हैं। उसके बाद में आज सभी क्वेश्चन 15 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन 15 दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा लवण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आप सभी को बताना है कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो लवण है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है ACl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद में ऑप्शन बी में मिला है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सी में मिला गया है K2SO4 यानी सल्फेट, यहाँ पे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट मिला है। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन डी में दिया गया NH4 इंटू OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपसे बता दें कुछ इनका सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, K2SO4। हे दोस्तों आप सभी अगला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि नाइट्रोजन के जो अणु में सहसंयोजक बंधनों की जो संख्या होता है ना वो 3 होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप ऑप्शन डी, यानी 3। नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब हमारा 3 हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों आपसे बता दें कि संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaCO3 होता है। अगर रासायनिक नाम बोला जाएगा ना तो कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे आप, रासायनिक सूत्र बोला जाएगा तो CaCO3 लिखेंगे आप। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कि डॉट डॉट वन संपदा
का एक उदाहरण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन मिला है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और सभी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा समझ के इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आप ही इसका आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे बोला गया कि वन संपदा, यानी एक ऐसा आपको ऑप्शन खोजना है जो वन से रिलेटेड हो। तो पहला तो मिला है मिट्टी, लकड़ी, तांबा, एल्यूमिनियम। तो देखिए वन से रिलेटेड क्या है, इसमें लकड़ी है। तो क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा लकड़ी। उसके बाद में कुछ मैंने इसको देख पा रहे हैं, कुछ मैंने दिया गया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इंटर एग्जाम 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है गया था कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मेट्रिक एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र ऑप्शन सी हो जाएगा, C12H22O11, ठीक है। और इसमें ग्लूकोज का भी याद कर लीजिएगा, C6H12O6 जो होता है वो ग्लूकोज का होता है और चीनी का जो होता है वो C6H12O6 हो जाता है। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन नंबर 20 को दिखा देते हैं। हे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि इंसुलिन की कमी से होता है, यानी इंसुलिन के कमी से कौन सा रोग होता है। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे ऑप्शन सी, क्योंकि इंसुलिन के जो कमी से होता है वो मधुमेह नामक रोग होता है, ठीक है। और आयोडीन के कमी से क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बता सकते हैं। हे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो होता है वो किस में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। काकरोच एक ऐसा ऑप्शन है इसमें जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ना ही इसमें मनुष्य होगा, ना ही घोड़ा होगा, ना ही ऊँट होगा। क्वेश्चन का सही जवाब क्या लिखेंगे आप, काकरोच में। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। आपसे बता दें यूरो 2 का जो संबंध है यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जा चुके हैं और क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यूरो 2 का जो संबंध है वो वायु प्रदूषण से है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नकरणीय पदार्थ है। यहाँ पे 4 ऐसे पदार्थ का नाम दिया गया है जिसमें से आप सभी को बतलाना है कि कौन ऐसा पदार्थ है जो जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी DDT एक ऐसा पदार्थ है जो जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहलाता है। उसके बाद में काफ़ी ही इंपॉर्टेंट अगला हम जो क्वेश्चन बताने वाले हैं आपके मेट्रिक एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। मेट्रिक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 कि क्लोरोफिल वर्ण का जो रंग होता है वो क्या होता है। आपसे बता दें कि यहाँ भी मिलते हैं 4 ऑप्शन, हरा, नीला, लाल और डी में दिया गया है सफ़ेद। तो क्लोरोफिल वर्ण का जो रंग होता है ना वो हरा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि हम सूर्य का अगर 7 रंग प्राप्त करना चाहते हैं ना तो हम किसका प्रयोग करेंगे। तो आप सभी को मालूम होगा कि इस प्रकार से एक प्रिज्म होती है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पे पड़ता है ना तो इस 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है, ठीक है। तो जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो आपको मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो वैसे प्रश्न का क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि जब श्वेत प्रकाश, देखिए ये श्वेत प्रकाश है, ठीक है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो उधर वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रकाश के वर्णों को 7 रंगों में विभक्त होने की इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो मैट्रिक एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में बोला जाता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए 7 रंग प्राप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो कांच की झिल्ली में तो 7 रंग आता नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। अवतल दर्पण में भी नहीं होगा, उत्तल लेंस में भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन का क्या सही होगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी प्रिज्म, चूंकि प्रिज्म के द्वारा ही हम स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि टाइम बहुत ही कम है, एग्जाम आप सभी के करीब आ गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपको एक शेयर की वजह से आपको दोस्त को भी कुछ हेल्प हो सके, जिस कारण ये वीडियो देख लें तो उनको अगर मैट्रिक एग्जाम में कोई भी सवाल पूछे जाते हैं तो उनको बनाने में तकलीफ ना हो। और मैं आप सभी के लिए प्रत्येक दिन ऐसे ही 3-4 वीडियो लाता रहता हूं जो कि आपके मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी ही हेल्पफुल होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो को लाइक तो ज़रूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी स्टूडेंट इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट पर भी जाके आप मैट्रिक की तैयारी और अच्छी खासी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है